सी मॉन्स्टर वो जायंट मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं जिसके बारे में लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो समुद्र की अथाह गहराइयों में रहते हैं, वो भी इतनी डेप्थ में जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं। और कहा यह भी जाता था कि इनका कोई फिक्स्ड रूप नहीं होता। ये मॉन्स्टर्स कभी सी ड्रैगन, सी सर्पेंट्स और कभी टेंटिकल्ड बीस्ट्स भी बन जाते हैं। और ऐसे टेरिफाइंग क्रीचर्स जिसकी सिर्फ एक झलक ही सबसे मजबूत शिप्स के क्रूज के भी हौसले को चकनाचूर करने के लिए काफी होता था। जब भी क्रैकन और लवाइथन जैसे सी क्रीचर्स का ख्याल आता है तो दिमाग अपने आप पुराने टाइम की ओर चला जाता है, उस जमाने में जब दुनिया मिथ्स और लेजेंड्स से भरी पड़ी थी और जब समुद्र में जाते ही हर अनजानी लहर के पीछे किसी कहानी का डर छुपा रहता था। लेकिन किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा ही कोई सी मॉन्स्टर मॉडर्न वॉरफेयर के बीच सडनली अपीयर हो जाएगा। और यही वजह है कि 30 अप्रैल 1918 की वो सुबह आज भी एक सवाल बनकर खड़ी है कि उस दिन जर्मन यू बोट 85 के साथ आखिर हुआ क्या था। कैप्टन और उनके क्रू ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उनके यू बोट को लगभग डुबो ही दिया था। और समुद्र में ही उन सब की ऑलमोस्ट कब्र बनाने वाला वो सी क्रिएचर कौन था? शायद कुछ ऐसा जिसे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जब नॉर्थ चैनल, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैनाल है जो बड़े आयरिश सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ता है और नॉर्दर्न आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। और ये नॉर्थ चैनल का एरिया काफी लंबे समय से एक खतरनाक पैसेज रहा था। इसका सबसे पतला हिस्सा सिर्फ 12 मील चौड़ा है, एक ऐसा नेचुरल बॉटलनेक जहां से गुजरने वाले शिप्स सदियों से अल्स्टर और साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के बीच पायरेट्स और प्राइवेटियर्स का शिकार बन अक्सर गायब हो जाते थे। इसीलिए उनके लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन 30 अप्रैल 1918 की सुबह इस चैनल की गहराइयों से जो निकला वो न तो कोई समुद्री लुटेरा था और ना ही कोई एनिमी वेसल। वो था एक अलग ही तरह का शिप किलर। लेकिन वो कोई मिथिकल क्रीचर नहीं था, बल्कि एक जर्मन सबमरीन थी U-85 जिसे कैप्टन गुंथर क्रेच कमांड कर रहे थे। 2 हफ्तों से ये यू बोट हेलिगोलैंड में अपने सीक्रेट बेस से निकलने के बाद आयरिश सी में पेट्रोलिंग कर रहा था। इसका मकसद साफ था, अपने 10 टॉर्पीडोज से अमेरिका और ब्राजील से ब्रिटेन जा रहे जरूरी सप्लाईज ले जाने वाले मर्चेंट शिप्स को डुबोकर तबाह करना। लेकिन कैप्टन क्रेच अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि जहां बाकी दूसरी जर्मन यू बोट्स उस महीने 28 लाख टन से ज्यादा एलाइड शिपिंग को डुबो चुकी थी, वहीं UB-85 अब तक एक भी शिप को डुबोने में नाकाम रही थी। उस रात भी क्रेच अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ कॉनिंग टावर में खड़े थे और फुल मून की ठंडी रोशनी में अपने बिनोक्यूलर्स से सी सरफेस को स्कैन कर रहे थे। लेकिन डीप डाउन उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के यू बोट के स्टारबोर्ड साइड पर एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने डिलिबरेटली टक्कर मारी हो। स्टारबोर्ड साइड किसी शिप या एयरक्राफ्ट का राइट साइड होता है जब आप आगे की ओर फेस कर रहे होते हैं। खैर, इस कोलिजन के तुरंत बाद डेक पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज डेक पर गिरी हो। क्रेच ने नीचे झांका और जो उसने देखा वो उसकी आत्मा तक जमा देने के लिए काफी था। पानी से निकलकर एक जायंट सी मॉन्स्टर उसकी यू बोट के किनारे पर चढ़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, एक सख्त सींग जैसी खोपड़ी, छोटा सिर, लेकिन चांदनी रात में उसके चमकते खूंखार दांत। ये नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। क्रेच के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे डायनासोर के जमाने का कोई बचा हुआ क्रिएचर उसके सामने खड़ा हो। ये शायद एक मोसासॉरस था, जो 66 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका पानी में रहने वाला एक रेप्टाइल था। मोसासॉरस हॉफमनी एक लार्जेस्ट नोन स्पीशीज था, जो लेंथ में अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर या 66 फीट हुआ करता था। और अगर ये सच में वही था तो 730 टन की यू बोट उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस थी। कैप्टन क्रेच ने क्लेम किया कि ड्यूटी पर मौजूद हर आदमी ने अपनी साइड आर्म्स निकाली और उस क्रीचर पर फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन लोडर्स की गोलियां बेअसर थीं और उस मॉन्स्टर ने आगे के गन माउंट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसका शिकार उसके हाथ लग गया हो। उस सी मॉन्स्टर का वजन इतना ज्यादा था कि हैच खुला होने के बावजूद वो सबमरीन को धीरे धीरे पानी के नीचे खींच रहा था। लेकिन लगातार फायरिंग और काउंटलेस गोलियां लगने के बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर ने तबाह हो चुके गन माउंट को छोड़ दिया और अंधेरी समुद्र की गहराइयों में वापस कहीं गायब हो गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। क्रिएचर तो जा चुका था, लेकिन उसने आगे का डेक बुरी तरह से डैमेज कर दिया। इसलिए यू बोट अब डाइव करने के काबिल ही नहीं बचा और सुबह की पहली रोशनी के साथ UB-85 लाचार होकर सरफेस पर फ्लोट कर रहा था, जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। इसलिए वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी की पेट्रोल शिप्स के लिए एक आसान टारगेट बन गया। अब रॉयल नेवी का HMS कोरियोप्सिस नाम का एक आर्म्ड ड्रिफ्टर केयरफुली इस सबमरीन के क्लोज आया और ब्रिटिश सेलर्स ये देखकर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जर्मन क्रूज अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर करने को तैयार खड़े हैं। पकड़े जाने के बाद जब क्रेच ने अपनी कहानी ब्रिटिश नेवी को सुनाई, तब जाकर उन्हें समझ आया कि जर्मन्स दुश्मन के हाथों कैदी बनने पर इतने थैंकफुल क्यों लग रहे थे। लेकिन क्रेच की कहानी सुनने के बाद रॉयल नेवी को लगा कि क्रेच के साथ उनके 34 क्रू
ये लोग या तो नशे में हैं या हेलुसिनेट कर रहे हैं। इसलिए श्नाप्स, जो कि डच जिन से सिमिलर एक लिकर है, उसकी स्मेल और ये कंफर्म करने के बाद कि जर्मन सच में सोबर हैं, कोरियोप्सिस के क्रू मेंबर्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने इन कैदियों पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन इसे कंफर्म करने का कोई तरीका था भी नहीं। इसीलिए सी मॉन्स्टर और UB-85 की कहानी लगभग 100 साल से आज भी सुनाई जाती है। अब समय के साथ U-Boat 85 की कहानी समुद्र की लहरों में गूंजने वाली एक डरावनी कहानी बन गई, लेकिन उसने कभी अपना पूरा सच नहीं खोला। और 1918 में ब्रिटिश कस्टडी में भी कैप्टन क्रेच ने सेम वही क्लेम किया कि उस रात में बैटरी चार्ज करते टाइम एक जायंट स्ट्रेंज क्रीचर ने उनकी सबमरीन पर अटैक किया, जिससे वो इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ कि सबमरीन पानी में डाइव नहीं कर पाई और उन्हें एक ब्रिटिश पेट्रोल टीम के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसी तरह सालों तक ये कहानी फोल्कलोर और डिसबिलीफ के बीच झूलती रही, खासकर इसलिए क्योंकि ये इंसिडेंट स्कॉटलैंड के उस कोस्ट के पास हुई थी, जो इलाका पहले से ही सी मॉन्स्टर को देखे जाने की कहानियों के लिए जाना जाता था। और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पहले भी सेलर के लिए बड़े अनआइडेंटिफाइड समुद्री जीवों से एनकाउंटर होने की रिपोर्ट करना आम बात थी, जिसे अक्सर सी मॉन्स्टर्स या क्रैकन कहा जाता। ऐसा इन सेलर्स के साथ कई वजहों से होता था, जिनमें फटीग, डीप सी लाइफ से अनफेमिलियरिटी का होना और वॉर टाइम स्ट्रेस इंक्लूड था। अगर आयरिश और स्कॉटिश कोस्ट्स के पास किसी सी मॉन्स्टर का दिखाई देना अपने आप में इतना अनयूजुअल नहीं था, फिर भी U-Boat 85 की मिस्ट्री आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। तो बात 2016 की है, इस अलेज्ड मॉन्स्टर अटैक के ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद, जब स्कॉटिश पावर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, उसके इंजीनियर समुद्र के अंदर अंडर वाटर केबल्स बिछा रहे थे, तो उन्हें UB-85 का wreck ठीक उसी जगह मिला जहां HMS कोरियोप्सिस ने लास्ट लोकेशन रिपोर्ट की थी। और सोनार इमेज में भी एक 180 फुट लंबी सबमरीन सी सरफेस से 340 फुट नीचे पड़ी हुई दिखी। हालांकि इमेज इतनी क्लियर नहीं थी कि किसी सी मॉन्स्टर से हुए डैमेज को कंफर्म किया जा सके, लेकिन इसी वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। wreck ये इशारा कर रहा था कि सबमरीन किसी मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि कोस्ट के पास डिसेबल हुई थी, शायद ब्रिटिश पेट्रोल्स की वजह से या किसी सिंपल मैकेनिकल फेलियर से। लेकिन हर कहानी का एक सच होता है। फिर UB-85 के डूबने की असली वजह क्या थी? लिहाजा 2016 में हिस्टोरियंस का इंटरेस्ट फिर से इस केस में जगा। सो हिस्टोरियन और नॉटिकल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनेस मैककार्टनी ने इस इंसिडेंट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खोजना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी ड्वाइट आर मैसाइमर नाम के एक अमेरिकन नेवल हिस्टोरियन, जो कि कैलिफोर्निया में सैन होजे पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डिटेक्टिव भी थे, उन्होंने पहले इस इंसिडेंट पर रिसर्च करने की कोशिश की। लेकिन पहले तो उन्हें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं मिला जिसमें इस तरह की कोई बात लिखी हो या U-Boat कैप्टन क्रेच ने खुद ऐसा कुछ कहा हो। और क्रेच के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। उनकी मार्च 1919 में 33 साल की उम्र में अननोन कॉजेस से मौत हो गई थी और एक सबमरीन कैप्टन के तौर पर उनका करियर भी कुछ खास नहीं था। इसलिए सी मॉन्स्टर की कहानी का पॉसिबल सोर्स मिलना मुश्किल हो रहा था। तो आखिर सच को कहां ढूंढा जाए? इसका जवाब ड्वाइट मैसाइमर को यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन के वॉल्ट्स में मिला और आर्काइव्स की रिकॉर्ड्स खंगालने पर एक फाइल मिला जिसमें रेस्क्यू के बाद कैप्टन क्रेच समेत क्रू मेंबर के कम से कम 4 इंटरव्यू मिले। हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में अलाइड फोर्सेस ने 1850 से 1945 तक के जर्मन नेवी के सारे रिकॉर्ड सीज कर लिए थे और इन रिकॉर्ड्स को बाद में 4317 माइक्रोफिल्म रोल्स पर कॉपी किया गया था और ये रिकॉर्ड्स अब मैरीलैंड में नारा साइट फैसिलिटी में रखे हुए हैं। खैर, उनमें से किसी ने भी इंटरव्यू में किसी मॉन्स्टर का जिक्र नहीं किया था और ना ही किसी ने कुछ अजीब या मिस्टीरियस इवेंट की बात बताई थी। और अपने बयान में क्रेच ने बताया कि जब उसने ब्रिटिश रॉयल नेवी की पेट्रोल बोट्स देखी तो उन्होंने U-Boat के साथ इमरजेंसी क्रैश डाइव लगाने का फैसला किया और नेविगेटर को लगा कि कोनिंग टावर का हैच बंद है, लेकिन वह पूरी तरह से सील नहीं था क्योंकि कैप्टन के केबिन से एक हीटर केबल कोनिंग टावर से कंट्रोल रूम तक जा रहा था, जिससे हैच एयर टाइट नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही सबमरीन ने पानी के अंदर डाइव लगाया, हैच से खूब सारा पानी अंदर आने लगा, जिससे सबमरीन के अंदर पानी भर गया। इस वजह से अब हैच बंद नहीं हो पा रहा था और ये साफ था कि सबमरीन को काफी भी नुकसान पहुंचा है और पानी कॉनिंग टावर से अंदर आने की वजह से पंप, बैटरी और मोटर खराब हो गया। सिचुएशन क्रिटिकल होने लगी क्योंकि पानी में भीगी बैटरीज से क्लोरीन गैस निकलने लगी थी, जिससे हवा जहरीली हो गई। इसका मतलब था कि क्रू या तो डूब जाएंगे या दम घुटने से मारे जाएंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सरफेस पर वापस आना, और सरफेस पर वापस आने का मतलब था ब्रिटिश पेट्रोल बोट्स की नजर में आना। इसलिए जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए महसूस हुआ, क्रेच ने बिना सोचे समझे बेलास्ट टैंक को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया और भारी लोहे की U-Boat धीरे धीरे गहराइयों से ऊपर की ओर उठने लगी। लेकिन ऊपर जाना कोई राहत देने वाली बात नहीं थी और ना ही सेफ था, लेकिन अंदर की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी। हर सेकंड के साथ पानी सबमरीन के अंदर घुस रहा था
अब अंधेरा, पैनिक और क्रू मेंबर्स का शोर चारों तरफ फैल चुका था। सीनियर इंजन रूम मैकेनिक जूलियस गोटशैमर ने इसी इंटरव्यू में कहा कि उसी अफरा तफरी के बीच हम वाटर प्रेशर से लड़ते हुए आगे बढ़े और कंट्रोल रूम की ओर जाने वाला वाटर टाइट दरवाजे को खोला और सामने से तेजी से आते समुद्री पानी से लड़ते हुए हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया। स्लिपरी फ्लोर और बढ़ते वाटर प्रेशर के बावजूद किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंचे और वहीं से फिर कोनिंग टावर के रास्ते सबमरीन से बाहर निकलने में कामयाब हुए। उसने बताया कि ऑफिसर्स कैबिन में क्रेच के कहने पर जो हीटर लगाया गया था उसके पावर केबल को कंट्रोल रूम से होकर गुजारनी पड़ी थी और इस केबल की वजह से कोनिंग टावर का हैच पूरी तरह से सील नहीं हो पाया। रिजल्ट ये हुआ कि नई केबल्स की वजह से पानी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आने लगा। अगर ये नए केबल नहीं लगाए गए होते तो सिर्फ कोनिंग टावर में पानी भरता, जिससे सबमरीन को कोई खतरा नहीं होता। कहने का मतलब था उसने सबमरीन के डूबने का सारा ब्लेम क्रेच पर लगाया। खैर, अब इस यू बोट के क्रू और कैप्टन सरफेस पर आ चुके थे और जल्दी ही HMS कोरियोप्सिस की नजर में भी। क्रेच ने कहा कि वो जवाबी फायरिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एम्यूनिशन पानी के अंदर रह गया और इस नाव में भी पानी भर रहा था जिस छोटी बोट से क्रू बाहर निकले थे। ब्रिटिश नेवी ने जल्दी ही घेर लिया और इन्हें रेस्क्यू भी किया। हालांकि क्रेच और उनका नेविगेटर सबमरीन से सबसे आखिर में निकले थे और उन्होंने दुश्मन के कब्जे में आने देने के बजाय यू बोट 85 को डुबो दिया था। अब इस 1918 के केस पर इतने रिसर्च करने के बाद जो रिकॉर्ड्स ड्वाइट और मैसाइमर को मिले उसे उसने अपनी 2002 की किताब वर्शोलन वर्ल्ड वॉर 1 यू बोट लॉसेस में ऑफिशियल ब्रिटिश एक्सप्लेनेशन को भी कंक्लूड किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यू बोट के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर गुंथर क्रेच ने टेक्निकल या ऑपरेशनल मैलफंक्शन की वजह से अपनी सबमरीन खोने की एम्बैरेसमेंट को छिपाने के लिए सी मॉन्स्टर की कहानी गढ़ी थी। हालांकि तब तक ये सबमरीन रैक पानी के अंदर लोकेट नहीं हुई थी, लेकिन जब 2016 में HMS कोरियोप्सिस द्वारा बताए गए सेम लोकेशन पर मिली तब हिस्टोरियन और नॉटिकल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनेस मैककार्टनी ने इस इंसिडेंट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खोजना शुरू किया और डॉक्टर इनेस मैककार्टनी की जांच एक सीरियस लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर सामने लेकर आई। एक हिस्टोरियन और नॉटिकल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जर्मन यू बोट UB85 किसी जायंट सी क्रीचर या मॉन्स्टर का शिकार हुई थी। उन्होंने इस सबमरीन के रेक को लोकेट किया, उसका सर्वे किया जो 1918 में डूब गई थी और उन्होंने उन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश की जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। वो थी एक इनकम्प्लीट फटी हुई लॉग एंट्री में लिखा मॉन्स्टर वर्ड और सबमरीन के अचानक गायब होने से क्रैकन जैसे क्रीचर्स की कहानियों को हवा दी, स्पेशली इसलिए क्योंकि नॉर्थ सी पहले से ही ऐसी रूमर्स के लिए फेमस रहा है। लेकिन सोनार और डाइव सर्वेस से जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ज्यादा एक्यूरेट येट स्टिल इनकम्प्लीट था। मैककार्टनी की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग UB85 का ढांचा किसी एक्सट्रीम फोर्सेस से फट चुका था और ऐसा डैमेज किसी मिथिकल बीस्ट से नहीं बल्कि किसी फ्रीक वेव, वाटर स्पाउट या रोग वेव जैसी वायलेंट नेचुरल इवेंट से मेल खाता था। लेकिन फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि लॉग एंट्री आज भी पार्शल है और फाइनल मोमेंट्स का कोई आई विटनेस नहीं है। और सच तो ये है कि नॉर्थ सी की कंडीशंस तब भी उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल थी जितना ही आज है। इसलिए मैककार्टनी का काम भले ही सी मॉन्स्टर के मिथ को तो चैलेंज देता है, लेकिन जर्मन UB85 की कहानी को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करता। वो बस ये दिखाता है कि शायद मॉन्स्टर कोई क्रीचर नहीं था बल्कि उस सडन और डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ नेचर का नाम था जिसने उस रात सब कुछ बदल दिया, जिसने एक सच्ची ट्रेजेडी को सालों तक एक टेरिफाइंग मिथ बना दिया। डॉक्टर इनेस मैककार्टनी का काम किसी थ्रिलिंग लेजेंड को डिबंक करना नहीं था बल्कि ये दिखाना था कि कभी कभी रियलिटी भी उतनी ही फ्राइटनिंग होती है जितनी किसी कहानी का मोस्ट टेरिफाइंग मॉन्स्टर।